नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए आचार संहिता। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से हूँ। साथियों, आज हम जानेंगे कि आचार संहिता क्या होती है, ये कब लागू होती है और इसके लगने के बाद कौन कौन से काम सरकार के द्वारा नहीं किए जाते हैं और किस तरीके से इसका हमें पालन करना होता है। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में आचार संहिता के बारे में। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आचार संहिता दो तरीके से लगाई जाती है। जब लोकसभा चुनाव होते हैं उसके दौरान जो है आचार संहिता संपूर्ण भारत में एक साथ लगाई जाती है, और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो संबंधित राज्य में ही जो है आचार संहिता लगाई जाती है। यानी कि आचार संहिता का जो एरिया है वो आपकी सीट के हिसाब से डिपेंड करता है कि अगर आप लोकसभा में मतदान करना चाहते हैं, आप के यहाँ लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो उसके लिए आचार संहिता केवल और केवल संपूर्ण भारत में लागू होगी। और अगर आप विधानसभा के चुनावों को देखें तो उसके संबंध में जो है आचार संहिता केवल और केवल संबंधित राज्यों में ही लागू की जाती है। अभी जो 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उन चुनावों के लिए जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 16 मार्च से ही जो है आचार संहिता जो है लागू कर दी गई है। और आचार संहिता तब लागू की जाती है जब चुनावी जो है एक बायोग्राफ होता है जो चुनाव का, कि इतनी तारीख को नामांकन होंगे, इतनी तारीख से आचार संहिता लगेगी, उसके बाद छटनी होगी, उसके बाद निर्वाचन होगा, उसके बाद गणना होगी, उसके बाद रिजल्ट होगा। ये सारी प्रक्रिया जब चुनाव आयोग के द्वारा एकदम निर्धारित की जाती है, इनकी तिथियां डिक्लेयर की जाती हैं, उसके बाद ही जो है आचार संहिता लगाई जाती है। साथियों, ये आचार संहिता होती है जो वो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है सभी राजनीतिक दलों के लिए जो है एक जो दिशा निर्देश जो निकाले जाते हैं उसे ही जो है आदर्श जो है आचार संहिता कहा जाता है। यानी कि दिशा निर्देश क्या, कि आपने अपना आचरण किस तरीके का रखना है, आपने किन किन चीज़ों का प्रचार प्रसार करना है, किन किन चीज़ों का नहीं करना है, किस तरीके से आप अब जो है कि अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इन सब का मतलब ये होता है कि चुनाव के दौरान जो है शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार का क्राइम ना हो, किसी प्रकार का प्रलोभन न दिया जाए मतदाताओं को। इसीलिए आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान जो है छानबीन और चेकिंग का जो एक सिलसिला होता है साथियों, वो बहुत बढ़ जाता है। जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग होती है, कोई शराब तो नहीं ले जा रहा है, कोई पैसा तो नहीं ले जा रहा है, या कोई सामान ऐसा न पकड़ा जाए कि जो कि मतदाताओं को रुझाने के लिए, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि महिलाओं को साड़ी बांटी गई है, या इस तरीके का कोई भी सामान आप जो है मतदाताओं को लुभाने के लिए नहीं दे सकते हैं आचार संहिता के बाद। तो ये जो भी निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भी गाइडलाइन निकाली जाती है उसे ही जो है आचार संहिता का नाम दिया गया है। साथियों, जब भी आचार संहिता लागू होती है तो आचार संहिता के लागू होने के तुरंत बाद राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश दे दिए जाते हैं कि आप जो है चुनाव प्रचार प्रसार में जो है किसी भी तरीके का जाति धर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी कि जाति के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते हैं। इसीलिए जो है आचार संहिता के दौरान किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा इत्यादि में जो है सभाएं करने पे रोक लगा दी जाती है। वो इसीलिए लगाई जाती है साथियों कि कोई धर्म के नाम पे वोट न मांगे, कोई धर्म के नाम पे जो है मतदाताओं को न रुझाए और धर्म के नाम की राजनीति न करे आचार संहिता के दौरान। दूसरी बात जो ये होती है कि कोई भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या कोई भी अधिकारी गण इस प्रकार से प्रचार प्रसार नहीं करेगा जिससे कि किसी जाति विशेष के व्यक्ति के मन में जो है किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के लिए घृणा पैदा न हो या आक्रोश पैदा न हो। यानी कि आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी जाति विशेष के लिए भाषणबाजी करता है या किसी जाति विशेष के लिए कुछ ऐसे शब्द बोलता है और उसके मन में वो बात चुभ जाती है और उसके मन में इस तरीके का एक आक्रोश आ जाए कि भाई मैं इस सामने वाले को वोट नहीं दूंगा या मैं इस दल को वोट नहीं दूंगा, तो आप इस तरीके की भाषणबाजी या इस तरीके की भाषा का प्रयोग आप चुनाव में आचार संहिता के बाद नहीं कर सकते हैं। श्रोताओं, जब आचार संहिता लग जाती है उसके बाद कोई भी राजनीतिक दल अपने जो विपक्षी दल है, यानी कि जो विपक्ष का कैंडिडेट खड़ा है,
उसके जो उस पार्टी के लिए जो है भाषण तो कर सकता है, यानी कि उस पार्टी के आलोचना कर सकता है, लेकिन उस उम्मीदवार यानी कि जो खड़ा है उम्मीदवार, उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए जो है कोई भी टीका टिप्पणी वह नहीं करेगा आचार संहिता के दौरान। आप समझ गए हैं कि अगर कोई उम्मीदवार खड़ा होता है और उसका जो प्रतिपक्ष है, यानी कि अगर कोई एक पार्टी का नेता है तो वो दूसरी पार्टी के नेता के लिए जो है उसके लिए आलोचना तो कर सकता है वो, लेकिन उस पार्टी से संबंधित आलोचना होनी चाहिए, वह आलोचना उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के दौरान किसी भी मतदाता को लालच, प्रलोभन किसी भी तरीके का नहीं देगा। उसको जहाँ पे भी निर्वाचन हो रहा है, यानी कि निर्वाचन स्थल से 100 मीटर की दूरी तक वह प्रचार प्रसार नहीं करेगा। निर्वाचन के 48 घंटे के भीतर वह कोई भी सभा नहीं करेगा। अगर निर्वाचन चल रहा है तो किसी भी मतदाता को लाने और ले जाने के लिए वह वाहन की व्यवस्था भी नहीं करेगा। मतलब लोग करते हैं लेकिन ओपन नहीं करेगा कोई भी राजनीतिक दल। आप समझ गए होंगे कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव के दौरान किसी भी मतदाता को प्रलोभन नहीं देगा। जहां पे मतदान स्थल है उसके 100 मीटर के दायरे में वह प्रचार प्रसार का काम नहीं करेगा। कोई भी जो है अपना राजनीतिक लोगो नहीं लगाएगा, पार्टी का लोगो नहीं लगाएगा और प्रचार प्रसार नहीं करेगा। मतगणना के 48 घंटे के भीतर वह कोई भी सभा नहीं करेगा। तो ये सारे काम जो है वो आचार संहिता में प्रतिबंधित होते हैं। साथियों जब भी आचार संहिता लागू हो जाती है तो इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम किसी की भी निजी संपत्ति हो, पहले तो निजी और सरकारी कोई भी संपत्ति हो, हम उसका प्रयोग जो है पोस्टर लगाने, बैनर लगाने, लाउड स्पीकर लगाने के लिए हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी की प्राइवेट संपत्ति की बात करें तो हम बिना उस मकान मालिक की सहमति के बिना जो है उस मकान में न पोस्टर लगा सकते हैं, न स्पीकर लगा सकते हैं और ना ही किसी तरीके का हम उसके प्रयोग कर सकते हैं, जब तक कि उस मकान के मालिक की सहमति ना हो। साथियों किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को अपने विपक्ष के सभा में, यानी कि अगर कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार है तो वह जो है दूसरे राजनीतिक दल या उम्मीदवार की सभा में प्रतिबंध नहीं डालेगा। उसकी सभा में जाकर के वह अपने पर्चे नहीं बांटेगा। उसकी सभा में जाकर के जो है उसकी सभा को जो है रोकने का प्रयास नहीं करेगा। इसके साथ ही साथियों अगर कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार कोई भी अपनी सभा या रैली निकालना चाहता है तो वह इसकी सूचना जो है संबंधित थाने को और उप जिलाधिकारी को जरूर देगा, ताकि जिस एरिया से वो रैली निकाले या जिस एरिया में भी वो प्रचार प्रसार करे उस एरिया में यातायात बाधित ना हो, कोई भी इस तरीके का रुकावट वहाँ पे पैदा ना हो। इसके लिए जो है संबंधित थाने को और उप जिलाधिकारी को इसकी सूचना देनी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात साथियों, अगर कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार किसी भी प्रकार का जुलूसबाजी करना चाहता है या सभा का आयोजन करना चाहता है तो वह कब रैली निकालेगा, किस मार्ग से निकालेगा, कितने समय के लिए निकालेगा, कहाँ किस स्थान पे जो है उसकी एंडिंग करेगा अपनी रैली की, या अपनी कोई सभा करना चाहता है तो वह सभा कितनी देर चलेगी, इन सभी बातों की जानकारी उस राजनीतिक दल और उम्मीदवार को जो है शासन को देनी होती है, ताकि शासन इस चीज की व्यवस्था कर सके कि उस स्थान पे या उस रास्ते पे जहाँ से कि रैली निकलनी है, जहाँ से कि जुलूस निकलना है राजनीतिक दलों का, वहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, कोई भी जो है लड़ाई झगड़े का माहौल ना हो। ये सभी व्यवस्था शासन को करनी होती हैं। इसीलिए जो है कि जब भी जुलूस या सभा किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को करनी होती है तो उसकी संपूर्ण ब्यौरा जो है शासन को देना अनिवार्य होता है। जिस दिन भी मतदान होगा और अगर कोई राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने मतदाताओं को पर्ची देना चाहता है तो वह पर्ची सादे कागज में होगी। उस कागज में किसी भी उम्मीदवार का नाम नहीं होगा, किसी भी पार्टी का लोगो नहीं होगा और उस उम्मीदवार का सिर्फ और सिर्फ मतदाता का नाम होगा उस पर्ची पर लिखा हुआ, उसका बूथ नंबर होगा। यानी कि कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल उस पर्चे में अपना निशान या अपना नाम नहीं लिख सकता है। श्रोताओं,
जब भी जो है आचार संहिता लग जाती है, उस दौरान किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार या कोई मंत्री सरकारी भवन या सरकारी अधिकारियों का प्रयोग जो है अपने आवागमन के लिए नहीं करेगा, सरकारी गाड़ियों का प्रयोग नहीं करेगा, और अगर वह ऐसा करता है तो ये क्षम्य नहीं माना जाता है। यानी कि ना ही वह सरकारी आवास का प्रयोग करेगा, सरकारी भवन का प्रयोग नहीं कर सकता है वो अपनी सभाओं के लिए, अपने दौरों के लिए, न सरकारी गाड़ियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये सब बातें जो है ध्यान में रखनी होती हैं। और चुनाव के 24 घंटे पहले जो है जिस तरीके से शराब इत्यादि बांटी जाती है, इस पे भी जो है शासन की पैनी नज़र होती है। और ये भी आचार संहिता का नियम होता है कि आप जो है किसी भी प्रकार का प्रलोभन चुनाव के 24 घंटे के पहले नहीं देंगे। यानी कि जिस दिन मतदान है उसके 24 घंटे के पहले आप किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं देंगे। साथियों, किसी भी सार्वजनिक स्थान का या हेलीपैड का या हवाई जहाज़ों का समान रूप से सभी राजनीतिक दलों का इस पर जो है एकाधिकार नहीं होगा। इसका प्रयोग करने के लिए सभी राजनीतिक दल और सभी उम्मीदवार जो है समान रूप से जो है इसके हकदार होंगे। यानी कि किसी भी एक पार्टी का वर्चस्व अगर हम कहें तो इस पे नहीं होगा। सभी पार्टी के नेता जो है समान रूप से इसका प्रयोग कर सकेंगे। आचार संहिता के दौरान सरकारी खर्चे पे कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी उम्मीदवार अपना विज्ञापन प्रसारित नहीं करेगा और किसी भी सरकारी मंच से जो है सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। आचार संहिता के दौरान ही जो है कोई भी अधिकारीगण किसी भी सरकारी बजट का प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी विज्ञप्ति आचार संहिता के बाद नहीं दी जाएगी। कोई भी जो आवंटन, बजट आवंटन होता है, चाहे वो ठेकेदारी का हो, चाहे वो किसी अन्य चीज़ का हो, वह भी जो है आचार संहिता के दौरान नहीं किया जाएगा। और अगर किसी को करना है तो वह आचार संहिता लागू होने के पहले कर सकता है ये। यानी कि किसी को विज्ञप्ति निकालनी है, टेंडर निकालना है, कुछ भी करना है तो वह जो है आचार संहिता के पहले ऐसा कर सकता है। आगे की कार्रवाई उसकी चलती रहती है, लेकिन आचार संहिता के बाद कोई भी विज्ञापन जो है सरकार की तरफ से नहीं निकाला जाएगा और किसी भी सरकारी मंच से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी नहीं किया जाएगा। तो साथियों, ये थी आदर्श आचार संहिता के संबंध में पूर्ण जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी और आपको जो है जानकारी मिली होगी कि क्या क्या कार्य जो है आचार संहिता के दौरान किए जाते हैं और राजनीतिक दल और उम्मीदवार किस किस तरह से जो है आचार संहिता के दायरे में रह करके अपना प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कानून से संबंधित समय समय पे आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। मिलते हैं नए विषय के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए एडवोकेट अमृता रावत को आज्ञा दें। नमस्कार।